Hello everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D. Roy, ex-faculty of Super 30 and Bansal. 8 to 10 years of teaching experience. Okay? Today we will study area vector and electric flux. Okay? आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आपने पढ़ा था 11th क्लास में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज में से स्केलर्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। तो स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा था ना। तो सेम एज एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ऑफ द एरिया वेक्टर, कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन? तो मैग्नीट्यूड तो सिंपली जो आप फार्मूला पढ़े होंगे एरिया निकालने का, दैट मींस सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर हो गया, स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो उससे तो हम क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। एरिया का क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। डायरेक्शन क्या होगा वो डिपेंड करेगा वो सरफेस एरिया किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। सपोज दैट ये कोई प्लेन सरफेस है, ये कोई क्या है? प्लेन सरफेस है, वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है उसका प्लेन सरफेस, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। दैट मींस एरिया वेक्टर्स का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस। सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। लाइक दैट, देखिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड करने का मतलब क्या हो गया? सपोज दैट एक हमारे पास इस टाइप की कोई एरिया है, इस टाइप की कोई एरिया, ठीक है, एरिया हो गया। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का? इस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। दिस इज द एरिया वेक्टर। परपेंडिकुलर क्या हो गया? आउटवर्ड हो गया। अगर इस टाइप से रखा हुआ, इस टाइप से, इस टाइप से रखा हुआ, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, लाइक दैट एरिया वेक्टर। सरफेस एरिया, इस केस में सरफेस एरिया कुछ ऐसे था, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस एरिया एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस केस में सरफेस कुछ इस प्रकार से हो गया, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हो गया। ऐसा भी सरफेस हो सकता है इरेगुलर शेप के। सपोज दैट कोई स्टोन है जिसका सरफेस एरिया इरेगुलर है, ठीक है, उसमें कोई पार्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं ना, स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, लाइक दैट डीए वेक्टर। डीए वेक्टर स्मॉल सरफेस एरिया को डिफाइन करते हैं। अगर यहां पे डिफाइन करना चाहिए तो यहां पे स्मॉल सरफेस एरिया, डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं होगा, डायरेक्शन इनवर्ड नहीं होगा। ये डीए वेक्टर होगी, ठीक है। अगर यहां पे डिफाइन करना चाहेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डी वेक्टर। ओके, तो एरिया वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड कुछ भी आ सकता है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। एन कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। एन कैप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन के लिए ही होता है, यूनिट वेक्टर।
एन कैप इज द जनरल यूनिट वेक्टर, या एक जनरल यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप कुछ भी हो सकता है, आई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ये जो सरफेस एरिया का प्लेन किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। सरफेस एरिया का जो नॉर्मल है वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। अगर एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड है तो a इंटू आई कैप हो जाएगा, एंड बाई एक्सिस की तरफ है, सपोज दैट इस डायरेक्शन में हमने बाई एक्सिस मान लिया, तो बाई एक्सिस ऐसा कुछ प्लेन सरफेस एरिया है तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा ना, नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, तो जे कैप हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस एन कैप क्या हो गया, एन कैप को लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर which is always की मैं बात कर रहा हूं, which is always directed which is always directed perpendicular outward, always directed perpendicular outward है, इनवर्ट नहीं होगा। सपोज दैट एक क्लोज सरफेस इस टाइप से है, आपने क्या किया कि भाई एरिया वेक्टर क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ एरिया वेक्टर नहीं होगा, इनवर्ट नहीं होगा, तो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा, इनवर्ट नहीं होगा, रिमेंबर। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, कोई सा भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड में एक एरो बना दीजिए, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो सो सिंपल, दिस इज द एरिया वेक्टर। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से क्या पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम। तो एरिया वेक्टर बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने आपको आएगा तभी आप गॉस थ्योरम समझ पाएंगे, एंड गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से उसके फॉर्मूले को आप डिराइव कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली फ्लक्स का मतलब होता है समथिंग इज फ्लो, समथिंग फ्लो इज कॉल्ड फ्लक्स। अगर कोई चीज फ्लो करता है ना, उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। सपोज दैट एयर फ्लो कर रहा है, किसी पार्टिकुलर सरफेस एरिया के थ्रू एयर फ्लो कर रहा है, उस केस में हम एयर फ्लक्स कहेंगे। अगर वाटर फ्लो कर रही है तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, वाटर फ्लक्स बोलेंगे। सेम एज when the electric field lines flowing through the any surface crossing normally through the surface is called the electric flux, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो बहुत सिंपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज दैट हमारे पास इस टाइप से कोई सरफेस एरिया है एंड इससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग normal to the surface area।
Okay, number of electric field lines. Number of electric field lines crossing through perpendicular to the surface area is called the electric flux. उसी को हम क्या बोलते हैं? Electric flux. That means electric field lines are flowing through this surface. Through this surface area is called the electric flux. तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular through the surface area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular through the surface area is called the electric flux. बहुत सिंपल डेफिनेशन. परपेंडिकुलर होना चाहिए. इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर के बीच कुछ एंगल नहीं बनेगा? एंगल बनेगा. तो उस केस में क्या करते हैं हम? कंपोनेंट्स ब्रेक करके परपेंडिकुलर कर लेंगे. उस केस में क्या करेंगे? कंपोनेंट्स ब्रेक करके परपेंडिकुलर कर देंगे. Like that, suppose that a surface area and ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा makes some angle with the horizontal. इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to this surface area और यू कहे एरिया वेक्टर के पैरेलल है. एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होगा ना. एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर. ऐसा कुछ सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होगा ना. एरिया वेक्टर ऐसा कुछ होगा. अगर सरफेस ऐसा हो जाएगा तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा. सरफेस ऐसा होगा तो एरिया वेक्टर सरफेस अगर इधर चला गया, दिस इज द माय ऑब्जर्विंग सरफेस, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर चला गया. ओके, तो सरफेस कुछ ऐसा तो एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है. यू कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस और पैरेलल टू दिस सरफेस एरिया. बिकॉज़ सरफेस एरिया ना सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं होता. सरफेस एरिया वेक्टर सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर होता. हमने लिखवाया है. ठीक है. तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रहा, तो क्या इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा? इस केस में क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे. नहीं तो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलोंग ब्रेक कर लेंगे. नहीं तो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग ब्रेक कर लेंगे. तो परपेंडिकुलर हो जाएगा. नहीं हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले रहा है. एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ऐसा कुछ चला जाएगा. दिस कंपोनेंट विल बी ई sin थीटा हो जाएगा एंड दिस कंपोनेंट विल बी ई cos थीटा. तो अब देखिए तो ई cos थीटा एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर मान लेते हैं. दिस इज द एरिया वेक्टर and this arrow is the e cos theta देखिए एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया. e cos यहां पे देखिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया. दैट मींस सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया. इस केस में भी तो वही हो गया ना. इस केस में क्या हो गया? e cos theta is perpendicular to this surface. e cos theta is perpendicular to this surface. ओके, तो जब कुछ एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट मींस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कुछ एंगल बनेगा. उस केस में हम उसका कंपोनेंट ले लेंगे.
cos थीटा और sin थीटा में कंपोनेंट पे ब्रेक कर देंगे। अब देखेंगे which component is along the area vector or perpendicular to the surface, उस कंपोनेंट will make flux, वही कंपोनेंट क्या करेगा, फ्लक्स बनाएगा, क्योंकि एक्चुअली में तो वही कंपोनेंट इससे क्रॉस कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक में क्रॉसिंग भी लिखा रहता है, पासिंग और क्रॉसिंग। क्रॉसिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ओके, सपोज दैट आप जिस रूम में रहते हैं या जिस हॉल, आपका जो हॉल है, डाइनिंग हॉल है, वहां पे एक विंडो है एंड एयर ब्लो कर रही है, तो एयर ब्लो कर रही है, तो अगर उस विंडो के सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर अगर एयर ब्लो कर रही है, तो उस केस में एयर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, एयर का अमाउंट ज्यादा एंटर करेगा। बट समवट एंगल पे अगर आएगा ना, तो उस केस में मैग्नीट्यूड उतना एंटर नहीं करेगा, बिकॉज ई का कंपोनेंट ब्रेक हो गया। अब ई cos थीटा बन गया व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द सरफेस। ओके, तो अगर उसका कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड गिर जाएगा। जब परपेंडिकुलर होगा ऐसा कुछ होगा तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो thus मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो आपको हम समझा रहे थे मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is defined as, electric flux phi is defined as integral E dot dA vector, very very important। ये फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, सारे न्यूमेरिकल इसी पे सोल्व हो गए। ये तो आपको समझाने के लिए बताया कि एक्चुअली में आपको समझ में आ जाए व्हाट इज फ्लक्स, समथिंग इज फ्लो इज कॉल्ड फ्लक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है थ्रू द सरफेस, दैट्स व्हाई कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर किसी सरफेस से वाटर फ्लो करेगी तो वाटर फ्लक्स हो गया, किसी सरफेस से विंडो से एयर फ्लो करेगी तो एयर फ्लक्स हो गया। एंड जो एयर फ्लो कर रही है विंडो से, वो कितना मैग्नीट्यूड का फ्लो करेगी वो डिपेंड करेगा एयर फ्लो का डायरेक्शन क्या है। अगर एकदम विंडो के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम एयर आएगा, समवट एंगल पे है तो कम एयर आएगा। ओके, कभी कभार ऐसा होता है विंडो खुला हुआ है, बारिश हो रही है, तो बारिश हॉल और रूम में भी एंटर कर जाती है, उसका वजह क्या, एंगल पे आ रही है। अगर सीधा ऐसे बारिश गिरेगा ना तो कुछ भी बारिश हमारे रूम में नहीं आएगा, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो इन सारे चीजों को हम क्वांटिटेटिवली कैसे डिस्कस कर सकते हैं, बाय दिस फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया इंटीग्रल ई डॉट डी, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था ना, किसी फोर्स को टेस्ट चार्ज से या चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, एंड डीए इज व्हाट, डीए इज एरिया वेक्टर, डीए इज द एरिया वेक्टर, ये क्या, एरिया वेक्टर, डीए स्मॉल एरिया वेक्टर है, स्मॉल एरिया वेक्टर। ओके, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। सारा न्यूमेरिकल, सारा फॉर्मूला इसी पे सोल्व होगा, ठीक है। तो समझाने के लिए हमने बताया फ्लक्स क्या होता है। तो चलिए उसको और डिस्कस करते हैं।
तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर, ये फॉर्मूला। इसी में देखिए, इफ अगर ई वेक्टर अगर कांस्टेंट हो जाए, दैट मीन्स ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही डायरेक्शन, तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है ना, तो ई वेक्टर विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन। ओके, तो बताइए तो क्या आ गया, फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला आ गया, ई डॉट एरिया वेक्टर, दिस इज द न्यू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कांस्टेंट वेक्टर, अगर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, ई डॉट ए आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ई डॉट ए आ गया, दैट मींस फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ई ए cos थीटा आ गया, ये cos थीटा आ गया भाई, बिकॉज़ ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है, ए डॉट बी क्या होता है, बी cos थीटा, सेम एज ई डॉट ए क्या आ गया, ई ए cos थीटा, ये फॉर्मूला आ गया ई ए cos थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया ई ए cos थीटा। ये फॉर्मूला कब हम अप्लाई करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अगर वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, तब तो ये जो इंटीग्रल फॉर्म में जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, अगर लिमिट होगा तो प्रॉपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। ओके, तो फाइंड क्या हो गया, ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। अब इसमें देखते हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, यहां पे बताइए ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, क्योंकि यहां पे अभी हमने डायग्राम बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा। तो स्पेशल केसेस में देखिए, फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब कुछ इस प्रकार से हो गया, देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा। ये एरिया वेक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, सॉरी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, सपोज दैट हमारे पास सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर में, ठीक है, ऐसा कुछ सरफेस है, ऐसा कुछ सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों का बीच का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, दैट मींस इस प्लेन से परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, तो थीटा 0 हो गया, तो इस केस में थीटा 0 हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो फ्लक्स इक्वल टू ई, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, रिमेंबर दैट मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, दैट मींस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स होगा E * A होगा, ठीक है। सेकंड केस देखिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, कुछ ऐसा डायग्राम बना लीजिए, लाइक दैट, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया एरिया वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई ए cos 90 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है,
तो जीरो फ्लक्स। नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये सरफेस एरिया कुछ ऐसा हो गया एंड एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो गया। देखिए ध्यान से, सरफेस एरिया प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, सरफेस एरिया हो गया एंड एरिया वेक्टर ये हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्रॉस नहीं कर रहा, इसके ऊपर से फ्लो कर जा रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज ओवर दिस सरफेस एरिया, नॉट क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा। अगर इस सरफेस एरिया को क्रॉस कर जाता तब तो फ्लक्स कंस्टिट्यूट होता, तब फ्लक्स का फॉर्मेशन होता, तब फ्लक्स बनता। ऐसे हम नहीं कहेंगे कि फ्लक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्लक्स मतलब समथिंग इज फ्लोइंग थ्रू। आपका विंडो है, ऐसे आपका विंडो है, अगर ऐसे एयर फ्लो करेगा तब तो आपके रूम में एयर एंटर कर पाएगा या समवट एंगल पे भी। बट अगर ऐसे एयर फ्लो करेगा तो ऐसे एयर फ्लो करके तो क्या एयर आपके रूम में एंटर करेगी? नहीं करेगी। सपोज दैट वाटर कुछ ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा वाटर हो रहा है दैट मीन्स तो विंडो का सरफेस एरिया इधर है एंड वाटर रेनिंग इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या कोई सा भी रेन ड्रॉप आपके रूम में एंटर करेगा? नहीं। बट अगर टिल्ट होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा, ऐसे वाटर होगा तब तो ऐसे रेनिंग होगा तब तो वाटर आपके रूम में हॉल में एंटर कर जाएगी ना। दैट मींस ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के से फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। मैथमेटिकली भी देखिए ना, मैथमेटिकली भी देखिए cos 90 एंड इसको आप फिर भी कर सकते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? 0 डिग्री के से ये होगा एंड जीरो फ्लक्स कब होगा? जीरो फ्लक्स दैट मींस मिनिमम फ्लक्स कह सकते हैं। जीरो फ्लक्स कब होगा? 90 डिग्री के केस में फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। नो एनी फ्लक्स, नो एनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन केस ऑफ 90 डिग्री। अब देखिए अगर आप बात करें थीटा इज इक्वल टू थर्ड केस, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की बात करें, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? सरफेस को कुछ इस प्रकार से हमने टिल्ट कर दिया। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा, लाइक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 180 हो गया। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? EA cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, EA हो गया। तो फ्लक्स क्या हो गया? माइनस ये हो गया। ठीक है। माइनस फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? माइनस फ्लक्स का मतलब ये हो गया कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर तो उधर है, ऐसे सरफेस कुछ ऐसा हो गया, ऐसे एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब ये हो गया। ऐसा नहीं कि नेगेटिव फ्लक्स एक डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डायरेक्शन नहीं होता है, एरिया वेक्टर में डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होता है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई डायरेक्शन नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है भाई? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है ना, E डॉट A है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? स्केलर होता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? वेक्टर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से क्या हो गया? फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब समझ में आ गया। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
वेक्टर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत ही सिंपल, बस आपको याद रखना है बेसिक फार्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है इंटीग्रल ई डॉट डीए, ये फार्मूला होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होगा ना ई डॉट ए हो जाएगा, दैट मींस ई ए cos थीटा हो जाएगा। बस इन दो बातों को ध्यान में रखना है, कहीं कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रल ई डॉट डी होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए होगा, दैट मींस ई ए cos थीटा होगा। ओके, आई होप वेरी मच क्लियर अबाउट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ भी नहीं है, बस समझाने के लिए इतना आपने लंबा वीडियो बना दिया। बस 5 मिनट का मैथमेटिकली देखा है तो 5 मिनट का चीज है, बट आपको समझ में आना चाहिए एरिया वेक्टर क्या है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो एरिया वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है सरफेस से। सपोज दैट ऐसा कुछ सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, अगर इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, नीचे वाली की बात है, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ होगा और सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। अगर प्लेन सरफेस होगा तब तो डायरेक्शन एक ही होगा, बट अगर कर्व सरफेस होगा तो उस केस में अलग अलग पॉइंट का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, बिकॉज कर्व है ना, कर्व ऐसे कर्व हो रहा, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे इधर। स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में स्मॉल एरिया डीए कंसीडर करेंगे या डीएस कंसीडर करेंगे। बहुत सारे बुक में डीए को डीएस भी लिखता है, कंसीडर करेंगे और वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है फ्लो कर जाना, किसी सरफेस से फ्लो कर जाना, किसी एरिया से फ्लो कर जाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से फ्लो करेगी, एरिया से फ्लो करेगी, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला है, क्रॉस में क्यों आया, बिकॉज परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। क्रॉस जो क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा सरफेस से, वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। और यूं कहे एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कंपोनेंट लिया था ये cos थीटा, ठीक लिया था ना, ये cos थीटा ही क्या था, सरफेस से परपेंडिकुलर था और एरिया वेक्टर के अलाउंग था, इसीलिए हमने ये cos थीटा लिया। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ये cos थीटा और इंटीग्रल फॉर्म में ई डॉट डी। ओके, बहुत सिंपल सा है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, बहुत बार आया हुआ है, अगर डायरेक्ट एग्जाम में नहीं भी आया तो उसका एप्लीकेशन आता है, 100% एग्जाम में आता है, बोर्ड में आता है, कंपटीशन में आता है। देखिएगा आईआईटी का प्रॉब्लम सोल्व कराएंगे, पहले आराम से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर का A to Z प्रॉब्लम हम यहाँ पे सोल्व करा देंगे बोर्ड पे। देखिएगा जो कंसेप्ट बता रहे हैं ना उसी से हम सोल्व करेंगे, कोई नया कंसेप्ट, कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं करेंगे। एडवांस और मेंस का प्रॉब्लम देखिए सोल्व होगा, सिंपल सा कंसेप्ट से प्रॉब्लम को सोल्व करना सिखाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़िए गॉस थ्योरम, जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। गॉस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिगार्डिंग ही कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिगार्डिंग ही कंसेप्ट है गॉस थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, गॉस थ्योरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।